ठीक है, अपने पढ़ रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्बधात्विक यौगिक क्या होते हैं कि जहां पर मेटल जो है वो बॉन्ड बनाता है किसके साथ, कार्बन के साथ। ऐसे यौगिक जिसमें मेटल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, कार्बन के साथ। एग्जाम्पल जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया RMgX। ठीक है, तो इसमें क्या है, डायरेक्टली मैग्नीशियम बॉन्ड बनाता है किसके साथ, कार्बन के साथ। इसके अलावा RLi एल्किल लिथियम, इसमें भी क्या है, मेटल बॉन्ड बना रहा है डायरेक्टली किसके साथ, कार्बन के साथ। इसी तरह एग्जाम्पल है ये क्या है, फेनिल सोडियम, एथिल सोडियम सॉरी, ठीक है, एथिल सोडियम। इसमें क्या है, ये कार्बन है, कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है क्या, सोडियम। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल है ये। ठीक है, अब इसमें बताओ कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है या नहीं है, आप नहीं बोलो, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है या नहीं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के टाइप, पहला होता है आपका आयनिक यौगिक या आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड कौन से होंगे, अगर हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो क्या होगा, मेटल का के साथ कार्बन का बॉन्ड है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कार्बन जो होता है उसकी EN होती है 2.5। ठीक है, अब इसका ऐसे मेटल के साथ हम बॉन्ड बनाएंगे जिसकी EN जो है वो 1.2 से कम हो। अगर EN का डिफरेंस जो है कार्बन और मेटल के बीच में वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो कौन से बंध बनाते हैं, आयनिक बंध बनाते हैं। ठीक है, यानी वहां पर आसानी से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाता है, दो तरह के आयन बनते हैं और दोनों तरह के आयनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसे आयनिक बंध कहते हैं। और ये यौगिक जो होते हैं ये क्या होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं। यानी कार्बधात्विक यौगिक ऐसे जिसमें कार्बन के साथ ऐसे मेटल जुड़े हुए हैं जिसकी जो EN है वो 1.5 से कम है, वो सारे हमारे क्या होंगे, आयनिक यौगिक होंगे। ठीक है, ऐसे मेटल जिनकी EN 1.5 से कम हो, जैसे सोडियम का, जैसे हमने लिखा C2H5Na यानी इथाइल सोडियम, ये क्या होता है, आयनिक यौगिक होता है। पोटेशियम का कंपाउंड ले लो C2H5K ले लो, वो भी क्या होता है, आयनिक यौगिक होता है। इनकी जो EN की वैल्यू है वो बहुत कम होती है। EN की वैल्यू का अंदाजा कैसे लगाओगे, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, कि पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं EN बढ़ती है। ठीक है, हम सोडियम पोटेशियम की बात कर रहे हैं, मतलब वो क्या है, लेफ्टेस्ट है ना, हमेशा इधर ही इधर है, तो उसकी EN क्या होगी, सबसे कम होगी। जैसे जैसे हम मेटल में इस तरफ जाते जाएंगे, ठीक है, मेटल में इस तरफ जाने का मतलब क्या है, जैसे हमने एल्यूमिनियम ले लिया, तो एल्यूमिनियम क्या है, धातु है, अधातु है, क्या है, एल्यूमिनियम धातु, उपधातु होती है ना, सेमी मेटेलॉइड होती है। तो ये सेमी मेटेलॉइड है, लेकिन ये कहाँ पे आ रही है, P ब्लॉक में आ रही है, तो इसकी EN की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कार्बन और एल्यूमिनियम की EN का डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर अंतर कम हो रहा है तो मतलब ये सहसंयोजक यौगिक बनाता है, ना कि आयनिक यौगिक। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखती है कि अगर ये पूछे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कार्बधात्विक यौगिकों में आयनिक यौगिक कौन से होते हैं, तो वे यौगिक जिसमें कार्बन ऐसे मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है जिसकी EN 1.2 से कम होती है, यानी EN का डिफरेंस जो है कार्बन और मेटल के बीच में वो बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे हमारे कौन से बनते हैं, आयनिक यौगिक बनते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ प्रॉपर्टी थी, कल वाली क्लास में मैंने आपको बताई थी कि अगर आयनिक कार्बधात्विक यौगिक है हमारे, तो उसमें क्या होता है, वो विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि आयनिक बंध है, आयनों का ट्रांसफर हुआ है, सॉरी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है ना। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर जहां भी होता है वो चीज हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होती है ना, विद्युत की सुचालक होती है। तो ये जो आयनिक यौगिक है ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, उभय अपघटनीय अभिक्रिया दर्शाते हैं। उभय अपघटनीय का मतलब क्या है, कि दो तरह की अगर हम कार्बधात्विक यौगिक ले ले, दोनों की दोनों आयनिक है, तो वो क्या करेंगे, आयनों के अंदर डिवाइड होंगे और वो आयन एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। समझ में आया, हाँ या ना।
देखो क्या एग्जांपल ले लेते हैं हम एक, जैसे हमने लिया C2H5Na, इसकी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवा दी, ठीक है। ये हमारा कार्ब धात्विक यौगिक है, ये एल्किल हैलाइड है, कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है, ठीक है। इन दोनों में क्या है, ये दोनों ही आयनिक है, ठीक है। ये आयनिक है तो ये क्या करेंगे, जब भी हम इनके आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले इनका क्या होता है, अपघटन होता है ना, इलेक्ट्रोलिसिस बोल सकते हैं हम। अपघटन होगा तो इससे क्या बनेगा, एक तो बनेगा C2H5 माइनस और Na प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5 क्या बनेगा, प्लस बनेगा, Br माइनस, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। अब इनका क्या होता है, आपस में रिएक्शन होती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव चार्ज वाले के साथ रिएक्शन करेगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा C4H10 और ये NaBr। यानी ये क्या करता है, एक तरह से दो तरह की अभिक्रियाएं शो करता है कि ये अगर कार्ब धात्विक यौगिक किसी दूसरे आयनिक यौगिक के साथ रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले इनका अपघटन होगा, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और आपका नया प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा एक और था कि इसमें आयनिक यौगिकों के अंदर प्रतिस्थापन अभिक्रिया मिलती है। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया जैसे हमने यही ले लिया इथाइल सोडियम, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दी बेंजीन के साथ, ठीक है। तो सिंपल ये क्या कर सकता है, ये सोडियम बेंजीन रिंग के एक H+ को प्रतिस्थापित करके क्या बना दे, फेनिल सोडियम बना दे, C6H5Na प्लस ये क्या बन जाएगा C2H6 यानी एथेन, ठीक है। इस तरह की ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी दर्शाता है। ये मेन प्रॉपर्टी थी आयनिक यौगिकों की, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो कि आयनिक प्रवृत्ति के हैं, उनकी ये मेन प्रॉपर्टीज थी। आज वाली क्लास में हमें स्टार्ट करना है कि सहसंयोजक यौगिक, कार्ब धात्विक यौगिकों में सहसंयोजक यौगिक कौन कौन से होते हैं। तो उसमें आप क्या लिखोगे, सहसंयोजक यौगिक कौन से होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड। अब कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, ना कि एक इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर कहाँ होता है, जहां पर En की डिफरेंस बहुत ज्यादा होती है, दो एलिमेंट जिनके बीच में बंध बन रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों का साझा है, ट्रांसफर नहीं है, मतलब En का डिफरेंस भी क्या होगा, कम होगा। En का डिफरेंस कम है मतलब हम एक कार्बन ले रहे हैं, उसकी En तो फिक्स है हमारी 2.5 है, दूसरा ले रहे हैं मेटल, तो मेटल की En जो 1.5 से 2 के बीच में आती है, ठीक है। इस रेंज में जो आएगी उससे क्या होगा, कार्बन और मेटल की En का डिफरेंस यानी डेल्टा En की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसका जो बॉन्ड बनेगा ये कौन सी प्रवृत्ति का बनेगा, सहसंयोजक प्रवृत्ति का बनेगा, कोवेलेंट बनेगा, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी कार्ब धात्विक यौगिक है वो किसकी कैटेगरी में आएंगे, कोवेलेंट कंपाउंड के, या कोवेलेंट OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को शॉर्ट में OMC से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिख लो इसकी, सहसंयोजक यौगिकों की, धातुएं जो कि धातुएं जो कि 1.5 से 2 विद्युत ऋणात्मकता रखती है, जब कार्बन के साथ बंध बनाती है, जब कार्बन के साथ बंध बनाती है तो यह सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं, तो यह सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल लिख लो, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, बेरिलियम,
एल्यूमिनियम, जिंक, यहाँ पे बोरोन और सिलिकॉन ये भी आएंगे साथ में। सिलिकॉन तो सेमी मेटलॉइड होता है, बोरोन वैसे हम अधातु की फॉर्म में लेते हैं, लेकिन फिर भी ये कार्ब धातु क्योंकि बनाए। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, बोरोन और सिलिकॉन। ठीक है, ये सहसंयोजक यौगिक है। अगर सहसंयोजक यौगिकों की हम बात करें तो इसमें क्या मिलता है हमें? हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, संकरण मिलता है ना। और संकरण के आधार पर ये हम बताते हैं कि इसकी संरचना, किसी भी मॉलिक्यूल की संरचना कैसी है। ठीक है, तो जैसे इन सहसंयोजक यौगिकों की हम बात करें तो इनमें मान लो हमने क्या किया, जिंक की रिएक्शन करवा दी दो एथिल ग्रुप से, है ना। दो एथाइल ग्रुप जोड़े हैं हमने किसके साथ? जिंक के साथ। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनता है ये कौन सा बनता है? हमने कहा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर ये कोवलेंट बॉन्ड है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? एक जिंक कितने बंध बना रहा है? दो बंध बना रहा है दो एथिल के साथ। अगर दो सिग्मा बंध बनते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कौन सा होता है? sp होता है। अगर ये sp है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? लीनियर, रेखीय होती है। ठीक है, तो ये इस तरह के कंपाउंड है जिसमें सहसंयोजक बंध बनते हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर भी किसके बेस पे होती है? हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण के बेस पे होती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हम लिख लेते हैं सारे हाइब्रिडाइजेशन के, ताकि आपको कोवलेंट जो आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसके एग्जांपल भी पता चल जाएंगे, उनकी स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो sp वाले में लिख लो ये डाई एथिल जिंक, या मरकरी का कंपाउंड भी हो सकता है C2H5 का होल ट्वाइस Hg, ये भी sp संकरित होता है। BH3 या जिसे हम बोरेन बोलते हैं, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? बोरेन में BH3 बोरेन, बोरेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? BH3 में संकरण कौन सा होता है? स्ट्रक्चर कैसी होती है? sp3, sp2 होती है। आपको क्या है? कार्ब धात्विक यौगिक है और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर होती है त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये एग्जांपल एक और है गैलियम का, ट्राइमेथिल गैलियम। ये भी क्या है? एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसकी भी स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होगी? त्रिकोणीय समतलीय होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ठीक है, इसी के अलावा जैसे हमने ले लिया सिलिकॉन का कोई कंपाउंड, अच्छा सिलिकॉन की वैलेंसी संयोजकता कितनी होती है? सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाता है? कितनी होती है? कार्बन कितने बंध बनाता है ना। बोरेन नाम होता है बोरेन के हाइड्राइड का, लेकिन जब भी हम इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो वो हाइड्राइड की फॉर्म में ही लिखा जाता है। ये मैंने नोमेनक्लेचर वाली क्लास में आपको बताया, उसमें एक बार देखना कि इसका जो नाम है वो क्या होगा? बोरेन के नाम पर होगा, क्योंकि हमने क्या किया है? बोरेन में 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, किससे? 3 मैथिल ग्रुप से। इसी तरह हमने सिलिकॉन में क्या किया है? 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है 4 मैथिल ग्रुप से। इसलिए इसका जब भी हम नाम लिखेंगे तो ये क्या होगा? टेट्रा मिथाइल सिलेन होगा, क्योंकि SiH4 को किससे लिखा जाता है? सिलेन से लिखा जाता है। अगर ये कंपाउंड है तो इसकी जो स्ट्रक्चर है ये कौन सी होती है? चतुष्फलकीय संरचना होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, अब एक और आता है, जैसे हमने प्लेटिनम का कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लिया। ठीक है, तो प्लेटिनम के जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो हमारे क्या बनाते हैं? उप सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, है ना। ये पढ़ा हमने सेकेंड ईयर में है, एक तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। ठीक है,
अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बंध कोऑर्डिनेट ही हो, ठीक है। इसके अलावा अगर ये कोई भी बंध बनाएगा तो यहाँ पर इसमें प्लेटिनम 4 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, ठीक है। और ये क्या करता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखाता, प्लेटिनम 4 बॉन्ड बनाता है। हमने क्या कहा था कि अगर कोई कंपाउंड 4 बॉन्ड बना रहा है तो हम इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन में रखते हैं, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय संरचना होती है। लेकिन ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है जैसे निकल, प्लेटिनम, प्लेडिनम, ये जितनी भी मेटल है ये क्या करती है, 4 बॉन्ड बनाती है, लेकिन इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, dsp2 होता है, ठीक है। इनका संकरण क्या होता है, dsp2 होता है, क्योंकि यहाँ पर इनके पास d ऑर्बिटल खाली होता है। d ऑर्बिटल के अंदर एक जो कक्षक है वो क्या होता है, खाली होता है, उसकी वजह से ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। अगर ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, वर्गाकार समतलीय संरचना होती है, ठीक है। 4 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड आप टेट्राहाइड्रल की तरह बना सकते हैं या फिर आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर वर्गाकार समतलीय संरचना होती है, ठीक है। तो अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इस कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, वर्गाकार समतलीय होगी। ये एग्जांपल लिख लो। इसमें भी क्या है, ये जो फेनिल ग्रुप है, फेनिल ग्रुप का कार्बन बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, प्लेटिनम के साथ, ठीक है। ये फेनिल है और ये Pr2, Pr2 क्या है, ये एक लिगेंड है, ठीक है। दोनों ही क्या है, यहाँ पर लिगेंड है। लिगेंड क्या होते हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं, जो कि मेटल के खाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं, ठीक है। ये Pr2 क्या है, फोस्फोरस, डाई एल्किल फोस्फोरस है ये, ठीक है। ये पूरा कंपाउंड है, इसमें क्या है, कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। लेकिन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसकी स्ट्रक्चर sp3 ना होकर ये क्या हो जाती है, dsp2 होती है, क्योंकि प्लेटिनम के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है, ठीक है। dsp2 होने के कारण इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, वर्गाकार समतलीय होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल थे किसके, कोवलेंट कंपाउंड्स के, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है लेकिन इनके बीच में बॉन्ड जो होता है वो क्या, कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। तीसरा जो कंपाउंड है वो होता है कि कोई भी डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अगर मेटल बॉन्ड बनाता है तो वो यौगिक अलग कैटेगरी में आते हैं, उसको बोला जाता है विस्थानीकृत पाई बंध वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें तीसरा पॉइंट लिख लो, एक तो सिंपल सा था, आयनिक हो गया जब En का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, दूसरा हमारा कोवलेंट हो गया जब En का डिफरेंस कम होता है, तीसरा होता है विस्थानीकृत यानी डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन वाले यौगिक, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंपाउंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर पढ़ा था कि कोई भी मेटल जो है, ठीक है, मेटल के पास क्या होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, खाली कक्षक होते हैं, ठीक है। इन खाली कक्षकों में क्या होते हैं, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। अब लिगेंड हमारे पास सिग्मा बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, पाई बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम एल्कीन लेते हैं, हमने ले लिया एथीन, तो एथीन में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से टूट सकते हैं, ठीक है। आसानी से वो क्या हो सकता है, डोनेट हो सकता है किसी भी दूसरे एलिमेंट को। तो यहाँ पर अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये जाते हैं मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, खाली कक्षकों में, तो ये हमारा जो बॉन्ड होगा ये क्या होगा, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है ना, कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो लोकलाइज नहीं है, एक जगह पे स्थिर नहीं है,
विस्थानीकृत है, अपने स्थान से ये क्या हो जाते हैं, हट सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये इस तरह के जितने भी कंपाउंड होंगे वो हमारे कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे, जिसमें मेटल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ। ठीक है, इसके अंदर एक लाइन लिख लो बस, संक्रमण धातुएं, ठीक है, ज्यादातर क्या होती है, संक्रमण धातुएं जो होती है वो इस तरह के बॉन्ड बनाती है। संक्रमण धातुएं असंतृप्त कार्बनिक समूहों के साथ, असंतृप्त कार्बनिक समूहों के ब्रैकेट में लिख लेना, जैसे एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गए, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर एरोमेटिक कंपाउंड उसमें भी डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, के पाई इलेक्ट्रॉन के पाई इलेक्ट्रॉन का धातु के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन होता है, धातु के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन होता है। ठीक है, इसमें एक तरह के यौगिक होते हैं ओल्फिनिक, ओल्फिनिक यौगिक क्या होते हैं, जहां पर कोई भी एल्कीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली है। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा कि यहाँ पे हम बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, संक्रमण धातुओं के साथ, जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था प्लेटिनम का, वही एग्जाम्पल हम दोबारा ले लेते हैं। ठीक है, प्लेटिनम में क्या है कि अगर हम कोई एल्कीन ले लें, जैसे हमने ले लिया C4H8, ठीक है, इसका हमने बॉन्ड बना दिया इस प्लेटिनम के साथ, तो क्या होता है, ये C4H6 क्या है, कौन सी एल्कीन है, C4H8 कौन सी एल्कीन है, वो सोचो। देखो एल्कीन में होता क्या है कि हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे जाते हैं, प्लेटिनम के खाली कक्षकों के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो इससे जो यौगिक बनेगा वो हमारा क्या होगा, ओल्फिनिक विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। ठीक है, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, एसिटिलीन, एसिटिलीन मतलब जिसमें क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का कोई भी कंपाउंड है, जैसे हमने एसिटिलीन ही ले लिया, ये अगर किसी मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो ये हमारे कौन से कंपाउंड होंगे, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड होंगे। ठीक है, इसके अंदर एक कैटेगरी और आती है सैंडविच कंपाउंड की, सैंडविच यौगिकों की। सैंडविच यौगिक क्या होते हैं, सैंडविच यौगिक क्या होंगे, जब कोई मेटल को हम दो अलग अलग एलिमेंट यानी दो अलग अलग लिगेंड के बीच में क्या कर दे, सैंडविच कर दे। ठीक है, जैसे जैसे मेन एग्जांपल जो होता है इसमें आयरन का होता है, फेरोसीन का। ठीक है, मेन एग्जांपल है फेरोसीन। फेरोसीन के अंदर क्या होता है कि दो आपके C5H5, C5H5 क्या होता है, साइक्लोपेंटाडाई इनाइल। ठीक है, एक लिगेंड है, क्या है ये, साइक्लोपेंटाडाई इनाइल, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी। C5H5 माइनस होता है, इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। ये क्या होता है, दो साइक्लोपेंटाडाई इनाइल के बीच में क्या होता है, एक आयरन आता है, यानी एक मेटल आ जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का सैंडविच कंपाउंड है। कैसे है कि दो हमने साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिए और उसके बीच में एक हमारा क्या आ गया, मेटल आ गया, ये इन दोनों के बीच में क्या बन गया, सैंडविच बन गया। तो ये जो यौगिक है ये भी किसकी कैटेगरी में आते हैं, विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन वाले यौगिक की कैटेगरी में आते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ये जो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है, इसके जो डबल बॉन्ड है यही इलेक्ट्रॉन जाते हैं किसके पास, आयरन के खाली डी कक्षकों के पास। ठीक है, अगर हमें ये कंपाउंड चेक करना है कि ये किस तरह से है, ठीक है, तो आप देखो कि अगर कोई कंपाउंड है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगता है, हाँ
इनमें क्या होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगता है। 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि इनके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है, संयोजकता कोश है, उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो आयरन जो होता है, आयरन के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। D6 होता है, S2 होता है। ठीक है, टोटल होते हैं 8। 8 होते हैं ये। ठीक है, यहां से ये क्या करता है, 5 इलेक्ट्रॉन लेता है C5H5 से और 5 इलेक्ट्रॉन लेता है C5H5 से। इन दोनों से 5-5 इलेक्ट्रॉन ले, कैसे लेगा? एक तो ये नेगेटिव चार्ज होता है C5H5 पे, एक इलेक्ट्रॉन इससे और 2-2 इलेक्ट्रॉन इन पाई बॉन्ड से। तो 2 2 4 और 1 5, यहाँ से भी 2 2 4 और 1 5, 5 इलेक्ट्रॉन ही लेता है। तो 5 + 5 ये टोटल कितना हो जाएगा? 18। यानी ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। यानी यहाँ पे क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे C5H5 माइनस से 5 इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं कहाँ पर? आयरन के खाली डी कक्षकों में। ठीक है, अगर क्या हो, हमने जैसे आयरन है, आयरन के साथ कोई और कंपाउंड जोड़ दिया, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ठीक है, जब हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए तो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इसके भी काउंट हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। तब हम क्या करेंगे, हम इस C5H5 माइनस में एक पेंटाडाइनाइल से 5 इलेक्ट्रॉन ना लेके सिर्फ 3 ही लेंगे। ठीक है, 3 क्यों लेंगे? ताकि हमारा ये 18 इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो होता रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके 5 इलेक्ट्रॉन ना लेके हम सिर्फ क्या करते हैं, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ इतने पार्ट के वो लेते हैं। इसे बोलते हैं हैप्टिसिटी, कि एक कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड है, उसमें से हम किसी मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, वो उसकी होती है हैप्टिसिटी। यानी साइक्लोपेंटाडाइइनाइल की हैप्टिसिटी एक भी हो सकती है। एक कब होगी? जब हम सिर्फ एक बॉन्ड बनाएंगे किसी मेटल के साथ, तो इसकी हैप्टिसिटी होगी 1। हैप्टिसिटी को लिखा जाता है ईटा से। ठीक है, 1 होती है तो इसे ईटा 1 लिखा जाता है। अगर क्या हो, हम इस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल के 3 इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये हैप्टिसिटी इसकी हो जाएगी 3। अगर हम इस पूरे साइक्लोपेंटाडाइइनाइल में से ये पांचों के पांचों ही इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, यानी हम इसको इस तरह से लिखते हैं, अगर पांचों के पांचों लेते हैं तो इस तरह से, इसको इस तरह से स्क्वायर सर्कल बना के, कि पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन हम किस में ले रहे हैं? मेटल में। तो यहाँ पे इसकी हैप्टिसिटी होगी 5। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो इन सारे कंपाउंड में क्या होता है कि मेटल के खाली कक्षकों के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? विस्थानीकृत होते हैं। तो ये सारे कंपाउंड किसकी कैटेगरी में आएंगे? विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब सैंडविच कंपाउंड का ये एग्जांपल है फेरोसिन का, ये याद रखना आप बस। ठीक है, बाकी कल वाली क्लास में करेंगे।